आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में अगर हम बात करें उसके लेवल के सब एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र राज्य संबंध, जिसको हम बोल सकते हैं संघवाद। बहुत अच्छा और जबरदस्त टॉपिक आज का रहेगा। यानी संघवाद क्या है, केंद्र और राज्य किस मुद्दे को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर हमें यहाँ से चर्चा करनी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। यानी हम बात करेंगे इतिहास से लेकर वर्तमान तक। हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध में, यानी संघात्मक शासन शुरुआत कहाँ से कैसे होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के संबंध कैसे रहे हैं, संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, ऐसे कौन से आयोग समितियां जो स्थापित हुई है जिन्होंने इन दोनों संबंधों को सुधारने का या बिगाड़ने का कार्य किया, उसी मुद्दे पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा और शानदार और बेहतरीन और शानदार तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी सी मैं जहां से बात करूं तो एक चीज आपको समझनी है। पहली बात तो नोट करो कि भाई ये जो संघवाद है ये होता है क्या है। संघवाद मतलब केंद्र राज्य संबंध कब कब हावी हुआ, कब कब नहीं हुआ। सबसे पहले आपने इतिहास में जब पढ़ते हो तो आप साइमन कमीशन की जरूर बात करते हो। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में। और जब ये कमीशन भारत आता है तो साइमन कमीशन में एक विचारधारा थी संघीय शासन स्थापित करने की, ठीक है। लेकिन ये इसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारतीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करने की विचारधारा इसमें शामिल थी, लेकिन इसका विरोध किया था। एक प्रयास इसके माध्यम से किया गया था। नॉर्मली ये चीज नोट करना। एक आता है बटलर आयोग। बटलर आयोग भी आता है 1927 में और ये अपनी रिपोर्ट देता है 1929-30 में, अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। बटलर आयोग के विचार क्या थे। बटलर आयोग ने विचारधारा की अगर हम बात करें तो ये आयोग भारत में संघात्मक शासन स्थापित करने की बात करता है। यानी भारत में ऐसा शासन स्थापित होना चाहिए जहां से संघीय शासन की बात हम कर सके, ठीक है। ये बात इसमें यानी संघीय शासन की शुरुआत की विचारधारा इसमें दी गई थी। संघीय शासन का विचार इस आयोग के माध्यम से दिया गया था, ठीक है। 1930 के बाद में आपको याद हो तो भारत में भारत शासन अधिनियम आता है 1935 और वो आपको अच्छे से पता है। यानी नॉर्मल याद रखना है आपको, भारत शासन एक्ट। और कब का एक्ट है, 1935 का। इसमें किस बात का या किस मुद्दे का उल्लेख मिलता है, तो भारत शासन अधिनियम आता है 1935 और 1935 में जहां से हम चर्चा और विचार करें तो आपको फेडरल यानी एक महासंघ भारत में बनाया जाएगा, इसका विचार मिलता है। एक महासंघ बनाया जाएगा, इसका विचार मिलता है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात यहां पर की गई थी, लेकिन कैसा संघात्मक था, वो फेडरल था। फेडरल, एक तो ये संघात्मक के दो अर्थ निकलते हैं अंग्रेजी में, फेडरल और यूनियन। भारत में वर्तमान में यूनियन अपनाया गया है और इस समय जो विचार दिया गया था वो कौन सा था, फेडरल। तो मैं ये कह सकता हूं कि फेडरल इसका अर्थ संघात्मक होता है। शासन के शुरुआत का यहां पर विचार दिया गया था कि हम ऐसा शासन क्या करेंगे, भारत में स्थापित करेंगे, इसका विचार दिया गया था। फेडरल देखो, एक तो होता है यूनियन शब्द और एक होता है फेडरल शब्द। फेडरल शब्द जैसे अमेरिका के लिए काम में लिया जाता है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका के राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बनाया। अमेरिका में राज्यों ने मिलकर किसको बनाया, किसका निर्माण किया, अमेरिका का। तो इसमें राज्य पावरफुल है,
अमेरिका की बजाय अमेरिका के राज्य पावरफुल है। और भारत में यूनियन शब्द अपनाया गया। यूनियन शब्द हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है किसी राज्य के बनने के बाद में उस राज्य किसी देश या राज्य के बनने के बाद में उसको अन्य राज्यों में विभाजित करना। राज्य का मतलब यह देश है। ठीक है, भारत राज्य का गठन हुआ, उसके बाद में भारत ने अलग 28 राज्यों में अपने आप को विभाजित किया। तो भारत इसमें पावरफुल केंद्र सरकार है। केंद्र पावरफुल है, उसने राज्यों को बांटा है। केंद्र पावरफुल है, इसने राज्य को बांटा है। और अब भी किसी राज्य को तोड़ सकते हैं, किसी राज्य को जोड़ सकते हैं, किसी राज्य को समाप्त कर सकते हैं, किसी राज्य के दो टुकड़े कर सकते हैं। केंद्र के पास पावर है। जबकि अमेरिका में फेडरल है, वहां पर क्या नहीं कर सकते? ये राज्य यानी केंद्र द्वारा राज्यों को विभाजित नहीं किया जा सकता। राज्यों से मिलकर अमेरिका बना हुआ है, या भारत से राज्य बने हुए, ध्यान रखना। तो यहां पर यूनियन का प्रयोग किया गया। यह प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया गया था। ठीक है, फिर यहां से मैं बात करूं तो आपको याद होगा, तो संविधान सभा की बात करूं मैं। एक कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आई थी? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। और उसके बाद में हमारे यहां भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और संविधान सभा में एक प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। यूनियन संघात्मक शासन का विचार इसमें दिया गया था। मैंने कहा यहां फेडरल शब्द प्रयोग में लिया, और यहां हमने कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है? यूनियन शब्द प्रयोग में लिया है। ठीक है, समझने वाली बात कौन सी यहां से समझने वाली बात है कि देखो, एक तो कैबिनेट मिशन आपको पता है, हम पहले संविधान सभा में पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, और उसी के तहत संविधान सभा में 389 सीटें निर्धारित होती है। और उसी समय 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में और कैबिनेट मिशन में दोनों में एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम नोट करना आपको, कौन सा? यूनियन शब्द आता है। यानी हम बात करें तो किस प्रकार के शासन की बात इसमें की गई थी? यूनियन प्रकार के शासन की मांग इस बात इसमें की गई थी। यानी यूनियन संघात्मक की अर्थ होता है। तो भारत में आज भी है तो संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? यूनियन है। इसका विचार इसके माध्यम से किया गया था, इसका विचार इसके माध्यम से इसमें किया गया था। तो ये चीज आपको समझनी है, यानी स्टार्टिंग जानकारी की मैं बात करूं तो ये चीज है। फिर भारत, आपको याद हो तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। और आजादी के बाद में भारत में केंद्र राज्य संबंध कैसे रहे थे, ये चीज समझने वाली बात है। बहुत अच्छा कि उसने यहां से बनता है। आजादी के बाद भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कैसे रहे, यानी संघात्मक शासन कैसे रहा था। ठीक है, तो मैं यहां से बात करूं, आजादी के बाद केंद्र राज्य संबंध। भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। और फिर आपको पता है तो अलग अलग सरकारें बनी थी, अलग अलग प्रधानमंत्री बने थे, अलग अलग पार्टियों को यहाँ पर मौका मिला था। और सब पार्टियों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने विचारों का यहाँ पर प्रयोग किया था। ठीक है, देखो, आजादी के बाद केंद्र और राज्य संबंध, और यहां से सबसे पहले शुरुआत होती है आपको या 1952 में भारत में लोकसभा के आम चुनाव हो गए थे, विधानसभाओं के आम चुनाव इसी समय हुए थे। और आपको याद हो तो राज्यसभा का भी गठन, मानो कि यहाँ चुनाव वगैरह पहली बार हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है संघवाद की। कौन सा संघवाद की शुरुआत होती है? तो सबसे पहले संघवाद आता है, उसका नाम है सहकारी। ये चीजें समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सहकारी संघवाद, संघवाद का मतलब केंद्र राज्य संबंधी, है, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको पॉइंट क्या नोट करोगे? सहकारी संघवाद।
इसमें देखो, सहकारी संघवाद का समय अवधि क्या रहता है? इसकी समय अवधि रहती है 1952 से लेकर 1967 तक। इसमें होता क्या है? इसमें 1952 से 67 तक भारत में जो सत्ता थी वो कांग्रेस की थी। सरकार किसकी चल रही थी? कांग्रेस की सरकार चल रही थी। और 52 से लेकर 64 तक तो लगातार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। 64 से लेकर फिर 66 तक अगर हम बात करें, बीच में गुलजारी लाल नंदा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, और फिर 66 से लेकर 67 तक प्रधानमंत्री, 1 साल तक इंदिरा गांधी रही थी। यानी ये सत्ता की शुरुआत की काल है। इस समय सहकारी संघवाद, इस समय केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध क्या थे? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध थे वो क्षैतिज संबंध थे। यानी केंद्र और राज्यों के मध्य कैसे संबंध है? क्षैतिज। के मध्य क्षितिज या क्षैतिज संबंध थे। क्षितिज शब्द का मतलब होता है, जैसे मानो कि हम ऐसे देखें ना, तो जहां धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं, तो केंद्र और राज्य आपस में मिलके काम कर रहे थे। क्षितिज का मतलब होता है धरती और आसमान ऐसा लगे कि एक जगह मिल रहे दूरी से, ऐसा लगे, तो ऐसे कार्य कर रहे थे, जिसको बोल सकते हैं कि क्षितिज संबंध है। मतलब इसमें था केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रीय हित पर काम कर रहे थे। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किस पर काम कर रहे थे? राष्ट्रीय हित पर काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भारत इस समय ताजा ताजा तो आजाद हुआ था, और भारत ताजा आजाद हुआ था, तो इस समय हमारे पास में नई नई सरकारें बनी थी। पहली बार सत्ता का हमने जो स्वाद है वो खुद चखा था। सत्ता का स्वाद इतना शानदार और जबरदस्त है, इसका फायदा भी हमें इस समय देखने को मिला था। तो इसमें हम सहयोग पर आधारित, सहकार्य का मतलब होता है सब आपस में सहयोग पर आधारित गवर्नमेंट चलाए, और आपस में सहयोग कर रहे थे, और कुल मिला के एक ही लक्ष्य था कि हम राष्ट्रीय हित पर काम करें। आपसे क्वेश्चन पूछे ना, कि ये पूछा जाएगा कि सहकारी संघवाद की अवधि क्या है, तो 52 से 67 तक। फिर पूछे कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रीय हित पर काम कैसे कर रहे थे। आज भी देखते हो केंद्र राज्यों में संबंध कैसे, सब स्वार्थी संबंध है, राष्ट्रीय हित कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ हर नेता ये चाहता है कि मुझे इतना कुछ मिल जाए, मैं अपना खुद का गुजारा कर लूं, बाकी देश भाड़े में जाए। ये कंडीशन है प्रेजेंट की। ठीक है, एक समय था जब हम राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे थे, यानी खुद का स्वार्थ तोड़ते हुए, यानी हम देश के खर्च को बचाकर हम देश के लिए काम कर रहे थे। इस समय था एक समय। ठीक है, ये स्थिति इसमें रही थी। फिर हम बात करेंगे नंबर 2 पे मैं बात करूं, तो फिर 1967 से लेकर 71 तक अवधि आती है, और उसको हमने दिया था सहयोगी संघवाद का नाम। देखो टॉपिक बहुत जबरदस्त है, बस आपको इस टॉपिक को समझना है, बस मेन बात यही है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं हर एग्जाम में, लेकिन आपको ये टॉपिक अच्छे से समझोगे तभी इसके क्वेश्चन निकाल पाओगे, और हर कहीं ये टॉपिक आपको मिलेगा भी नहीं। बहुत शानदार कलेक्शन इसका है, ध्यान रखना, हर चीज आपके लिए वेरीफाइड और जबरदस्त एंट्री की हुई है इसमें। ठीक है, देखो सहयोगी संघवाद। अब यहां पर क्या 1967 में क्या हुआ था? 1967 में हमारे क्षेत्रीय दल है ना, वो धीरे धीरे राजनीति में आने लग गए। इस समय तो एक ही दल था, उसका नाम था कांग्रेस, और बाकी दल सब थे तो से, लेकिन नहीं के बराबर थे, निपटे हुए थे। ठीक है, यहां पर धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल थे ना, छोटे छोटे दल, वो क्या हुआ, एक्टिव हुए, और वो राजनीति में आना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जैसे वो राजनीति में आए, तो बड़े दलों का समीकरण धीरे धीरे वो क्या करने लगे, नीचे लाने लगे, ग्राफ उसका डाउन कर दिया, यानी उनका प्रभुत्व कम होने लगा। कम होने लगा तो कहने का मतलब होता है इस समय क्या होता है, राज्य कमजोर हो गए, केंद्र कमजोर हो गया, क्योंकि क्षेत्रीय दल से केंद्र कमजोर हो गया, और वो जो क्षेत्रीय दल थे वो अपना उतना पावर स्थापित नहीं कर सके कि वो अपने दम पे गवर्नमेंट चला सके, इसलिए राज्य भी क्या हो गए इस समय, कमजोर हो गए। तो केंद्र और राज्य दोनों क्या होते इस समय, कमजोर हुए थे। तो इस स्थिति ये नोट करोगे आप।
केंद्र व राज्य दोनों कमजोर स्थिति में आ गए और कमजोर स्थिति में आ गए तो केंद्र राज्य दोनों आपस में किसी भी प्रकार के विवाद में उलझना ही नहीं चाह रहे थे। कहने का मतलब है आपसी जो मामले थे ना, यहां पर आपसी विवाद में उलझना नहीं चाहते थे, आपसी विवाद में उलझना नहीं चाहते थे कि जो भी है जैसे भी है जिस भी प्रकार के मामले वो चले, बस ये चाहते थे। केंद्र अपने हिसाब से चल रहा, राज्य हिसाब। आपको याद हो ये मामला कब तक चला? 71 तक, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और नई नई प्रधानमंत्री थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी एक गूंगी गुड़िया के समान, कहा जाता है। जेपी नारायण वगैरह कहते थे ये तो गूंगी गुड़िया, प्रधानमंत्री बना दो, सरकार तो हम चला लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन इस गूंगी गुड़िया ने बोलना शुरू कर दिया 1969 में, और इतने तेज तर्रार और आवाज कि बड़े बड़े के पर्दे फाड़ दिए कान के। और कब फाड़े? अगले संवाद में, ठीक है। कौन सा? और अगला आता है एकात्मक संघवाद। नंबर 3 पे मैं बात करूं, एकात्मक संघवाद। पावर कैसे चलाया जाता है, कैसे सत्ता को मैनेज किया जाता है, ये इंदिरा गांधी ने उस समय बताया था। एकात्मक संघवाद चला था 1971 से लेकर 1977 तक। 77 में इनकी गवर्नमेंट चली गई थी। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जाने के बाद में तो कई दिनों तक संघवाद नाम ही नहीं रहा था फिर राजनीति में, कि ऐसा भी कोई होता है क्या संघवाद, ठीक है। सारा मामला उकचुक हो गया था। एकात्मक संघवाद, और एकात्मक संघवाद में आपको समझने वाली बात क्या है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, हालांकि वो तो 66 में बन गई थी, 77 तक लगातार थी। लेकिन इस समय एक भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो इससे एक शक्ति तो ये मिल गई कि भारत बहुत पावरफुल देश है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक सरकार बन गई थी और वो कांग्रेस की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी ने यहां से सरकार चलाई थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। आपसे पूछे ना कि प्रधानमंत्री सरकार किसे कहा जाता है, वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आपके प्रधानमंत्री बहुत सारे बने हैं, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री सरकार थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री सरकार इनकी चली थी, यानी सर्वे सर्वा देश में कौन है? वो प्रधानमंत्री है। वो चेहरा प्रधानमंत्री है, वो नाम प्रधानमंत्री है, वो नीतियां प्रधानमंत्री है, हर फैसला प्रधानमंत्री है। सब पावर किसके पास में था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास में था। इंदिरा गांधी ने विपक्ष का विरोध, न्यायालय का विरोध, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का विरोध, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि जो मैं चाहती हूं वो संशोधन और बदलाव होने चाहिए। इस समय 71 से लेकर 77 तक टोटल अगर हम बात करें 24वां संविधान संशोधन, 24वें से लेकर 42वें तक संविधान संशोधन किया। और 42वां इतना बड़ा संविधान संशोधन जिसको भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतने बड़े बदलाव और अपनी मर्जी से नीतियों को लागू करना, यह कौन सा प्रकार का था? यह एकात्मक संघवाद था, ठीक है। तो याद रखना है, कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। और इस समय आपसे पूछे ना, इस अवधि में प्रधानमंत्री सरकार चलाई गई थी।
आपसे पूछे ना प्रधानमंत्री सरकार कब चली थी, तो प्रधानमंत्री सरकार इसी अवधि में चली थी। किस समय? 71 से लेकर 70 तक। उससे पहले और बाद में कोई प्रधानमंत्री सरकार, सब कुछ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द था, सब कुछ। आज जैसे बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो वर्तमान प्रधानमंत्री तो है, लेकिन हम कहते हैं ना कि वो नौकरशाही के दबाव में फैसले ले रहे हैं, बिजनेसमैन के दबाव में फैसले ले रहे हैं, हम कहें तो आरएसएस के अकॉर्डिंग फैसले ले रहे हैं। यहां पर कोई दूसरा संगठन नहीं था जो प्रधानमंत्री पे हावी हो, सब कुछ कौन थे? प्रधानमंत्री थी उस समय। ठीक है, तो ये इस प्रकार के फैसले इनके द्वारा लिए गए। तो यहां से नोट करोगे न्यायालय व विपक्ष के प्रतिरोध के बावजूद इंदिरा गांधी ने नीतियां लागू की। और क्या किया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, ये संविधान संशोधन भी इस समय कर दिया। यानी नीतियां लागू करना, 42वां संविधान संशोधन करना, ये सारे काम विरोध हो रहे थे, विरोध होने के बावजूद भी इतना काम प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो सोच लो, प्रधानमंत्री इतना काम कर रही है, फिर भी विरोध के बावजूद कर रही है, तो इसको एकात्मक शासन कहा गया था। 1977 से लेकर 1980 तक थोड़ा सा बदलाव होता है। 77 में क्या होता है कि जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार ने मौका दिया था स्थानीय ने क्षेत्रीय नेताओं को राजनीति में आने का, तो एक संघवाद की विचारधारा पर कुछ समय के लिए विराम लगा था और कई सारे नेता आए थे। फिर 1989 से शुरू होती है, किसकी शुरुआत है? 1989 से शुरू होती है गठबंधन की बनने, सरकारें बनना। आज भी गठबंधन की सरकार है, तो उस समय प्रारंभ होती गठबंधनीय सरकारें बनना, और सरकार बनी थी वीपी सिंह की, क्योंकि राजीव गांधी को 77 से 80 तक मोरारजी देसाई की सरकार रही, 80 से 84 31 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी की सरकार रही, फिर 85 से 89 तक राजीव गांधी की जो सबसे ज्यादा 415 सीटों के साथ लोकसभा बहुमत की सरकार बनाई, और फिर 89 से मामला गड़बड़ा गया था, बहुमत किसी को नहीं मिला तो गठबंधन की सरकार यानी मेलजोल करके सरकारें बनना प्रारंभ हुई 1989 से। फिर 89 से 90 तक वीपी सिंह रहे, 90 से 91 तक चंद्रशेखर रहे, 91 से 96 तक गठबंधन की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव रहे। ठीक है, इस प्रकार से फिर अटल बिहारी वाजपेयी है, इंद्र कुमार गुजराल है, एस.डी. देवगौड़ा है, फिर वापस से नंबर आया 1998-99 के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का, फिर 4 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह, और फिर 14 से वर्तमान कंडीशन है। इनकी टोटल की बात करें तो नंबर 4 पे मैं बात कर लूं तो हम बात करेंगे कौन सा संघवाद, यानी अब संघवाद शुरू होता है सौदेबाजी का। सौदेबाजी का संघवाद, सौदेबाजी क्यों कहते हैं इसको? एक तो शुरू होता है 1990 से लेकर और ये चलेगा 2014 तक। सौदेबाजी का संघवाद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, केंद्र तो क्या हो गए, कमजोर हो गए, और राज्य क्या हो गए, मजबूत हो गए। तो राज्य केंद्र को कहेंगे कि भाई आप मेरी बात मानो, अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तो समर्थन नहीं देने पर सरकार गिर जाती है, और सरकार गिर जाती है तो इनको बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब हम कहते हैं कि केंद्र से राज्य ने क्या किया, सौदा किया। सौदा कैसे होता है कि जब भी केंद्र का बजट पारित होता, राज्य कहते मेरे राज्य में ज्यादा मिलना चाहिए,
तो राज्य को देना पड़ता है, वरना समर्थन खींच लेते हैं वो। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे राज्य में इतनी गाड़ियां चलनी चाहिए, ट्रेनें 12,000 जैसे चल रही है बिहार में चलनी चाहिए। इस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार जब सरकार बनाई थी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की, तो बिहार में 2025 का पहला बजट आया ना, सबसे ज्यादा अगर वित्त आवंटन हुआ था वो बिहार को मिला था। इसको बोलते हैं सौदेबाजी करना। नीतीश कुमार ने कहा मैं आपको समर्थन तभी दूंगा जब आप मेरे राज्य में ज्यादा दो, और देनी पड़ी गवर्नमेंट को इस समय। ठीक है, ये कार्य इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो नोट करोगे सौदेबाजी। आपसे पूछे ना ये कब से कैसे शुरू हुआ, तो सौदेबाजी की बात करें तो यहां से देखो, केंद्र कमजोर, केंद्र तो क्या हो गए, राजनीति में कमजोर हो गए, और राज्य क्या हो गए राजनीति में, राज्य हो गए ताकतवर या मजबूत। केंद्र कमजोर हो गए और राज्य क्या हो गए इसमें मजबूत हो गए। जब राज्य मजबूत है तो राज्य केंद्र को सपोर्ट करेंगे, केंद्र को सपोर्ट तभी करेंगे जब राज्यों के लिए कुछ विशेष करेंगे। इसलिए इन्होंने सौदेबाजी शुरू। अब आपसे पूछिए कमजोर क्यों हो गए, कमजोर इसलिए हो गए क्योंकि 1990-91 में आपको याद है, 90-91 में एलपीजी की शुरुआत हो गई थी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसकी शुरुआत होती है, राज्य को क्या मिला, बजट, और उनको आमदनी अच्छी हुई, राज्य मजबूत हुए, राज्य को सत्ता अच्छी मिली, यानी बहुमत की सरकारें वगैरह आई यहां पर, और केंद्र क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो ये क्या करते हैं, सौदेबाजी कैसे करते हैं, ये सौदेबाजी क्या करते हैं, वित्त बजट है उसके अकॉर्डिंग पारित करवा लेते हैं वित्तीय बजट में। इसके अलावा क्या करते हैं, योजनाएं, नीतियां अपने अकॉर्डिंग अनुसार राज्य केंद्र से बनवाते हैं। यानी वित्तीय बजट अपने राज्य को ज्यादा देना, के लिए ज्यादा मांग, और मजबूरी में केंद्र को क्या करना पड़ता, राज्यों के लिए ये बातें माननी पड़ती। ठीक है, तो याद रखना इसमें एक तो क्या, केंद्र और राज्य, इसमें केंद्र तो क्या हो गया कमजोर हो गए और राज्य क्या हो गए मजबूत हो गए। तो राज्य सपोर्ट करने के लिए केंद्र को क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं और वित्त बजट ज्यादा पारित करवा लेते हैं, या योजनाएं नीतियां उसके अनुसार पारित करवा लेते हैं, या अपने राज्य के लिए ज्यादा मांग करते हैं। ये सारा कुछ करके उन्होंने शुरू किया। अब शुरुआत बात होती है नंबर 5 पे, तो फिर आ जाते प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी। मोदी जी इस समय क्या करते हैं, मोदी जी एक नई चीज लेकर आते हैं, प्रतिस्पर्धा, कि राज्य को आपस में कंपटीशन में लाओ। और शुरुआत होती है कौन से संघवाद की, प्रतिस्पर्धा संघवाद की। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि अब आप में हम क्या कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार ने एक नया आयोग लेकर आया था, उसका नाम था नीति आयोग। और नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग का काम हो गया कि रैंकिंग जारी करो। आप क्या करो, रैंकिंग जारी करो। किस में, तो नीति आयोग ने रैंक जारी करना शुरू कर दिया। देखो नीति आयोग का गठन हो जाता है, आपको याद रखना है, इसका गठन हो जाता है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। और प्रधानमंत्री मोदी होते उस समय, एक नारा दिया था, और उस नारे का नाम है सहकारी संघवाद।
इन्होंने कहा कि हम ऐसा संघवाद स्थापित करेंगे जो 1952 से लेकर 1967 तक चला था, और उसमें क्या था, केंद्र और राज्य दोनों क्षैतिज संबंध है, अच्छे संबंध है, और केंद्र और राज्यों के मध्य क्षैतिज संबंध है, इसलिए राष्ट्र हित की बात कर रहे थे उस समय। तो ये नारा दिया गया था। हालांकि प्रतिस्पर्धा तो नहीं हुआ नीति आयोग के बाद में, और एक राजकोषीय संघवाद स्थापित हो गया जिसमें केंद्र सिर्फ और सिर्फ वित्त इकट्ठा करो, खजाना भरो अपना, ये काम हो गया उसमें। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना होती है, और नीति आयोग के तहत मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सहकारी संघवाद स्थापित होना चाहिए भारत में। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसमें राज्यों को रैंक प्रदान करना। रैंक किस क्षेत्र में प्रदान करनी है, तब उन्होंने कहा कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा राज्य पिछड़ा है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा राज्य नए नए उपकरण और आविष्कार कर रहा है, बेरोजगारी पे कंट्रोल करना या बेरोजगारी दर है उसका कोई राज्य कैसे क्या कार्य कर रहा है उस पर देना, तकनीकी के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा नहीं है, नवाचार के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये स्वच्छता, सबसे ज्यादा स्वच्छ भारत मिशन इसी टाइम शुरू हुआ था। स्वच्छता आदि के क्षेत्र में, यानी हर कार्य में। अब जैसे 28 राज्यों में रैंक देंगे, बड़े राज्यों की रैंक आएगी, छोटे राज्यों की रैंक आएगी, भारत का सबसे स्वच्छता में फर्स्ट रैंक राज्य कौन सा है, छोटे राज्यों में फर्स्ट कौन सा है, बड़े राज्यों में कौन सा है, मध्य में कौन सा है, ऑल ओवर फर्स्ट रैंक कौन सा है, कौन सा शहर टॉप पर आता है, इस प्रकार से रैंक प्रदान करते हैं। तो ये रैंक क्या करते हैं, राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है आपस में होड़ बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये कार्य इनके द्वारा किया गया। फिर यहां से हम एक चीज और नोट कर लेना आपको, कौन सा, नंबर 6 पे बात कर लो। फिर ये 2024 से 2014 से लेकर वर्तमान तक है, लगभग 24 के बाद में थोड़ा सा सौदेबाजी का असर जरूर वापस प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार आई 24 के बाद में, 2024 के बाद में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, हालांकि चुनाव चल रहे वर्तमान की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री 2024 में जब केंद्र में मोदी सरकार वापस बनी, तो नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है, उसने केंद्र सरकार को सपोर्ट किया, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, जेडीयू का मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार उसके मुख्य है, और उनकी सरकार बिहार में, तो बिहार से उनका अच्छी खासी सीटें जीती हुई है, तो उन्होंने भाजपा को समर्थन किया। और चंद्रबाबू नायडू है, नायडू कहाँ के, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और आंध्र प्रदेश ने, उन्होंने आंध्र प्रदेश से वर्तमान सरकार को क्या किया, सपोर्ट किया, सपोर्ट यानी राजनीतिक केंद्र में लोकसभा में सहयोग किया, तो हम कह सकते हैं। तो उसके बाद में वर्तमान जो भाजपा सरकार है 240 सीटें 272 चाहिए, और इनके गठबंधन से उनकी 293 सीटें। अब जब भी केंद्र सरकार कोई भी बिल पारित करे, कोई भी योजना लाए, कोई भी प्रकार की नीतियां लागू करें, तो बिहार और आंध्र प्रदेश का प्रभाव उस पर रहेगा, क्योंकि इनको सौदेबाजी करनी है। अब इनको बताएं कि केंद्र से हमें जितना कुछ ले सकते हैं अपने राज्य के लिए लेना है, तो ये थोड़ा सा प्रभाव 2024 जून के बाद में देखने को जरूर मिला अपने को। ठीक है, फिर एक तो देखो अच्छा, और क्या होता है, एक राजकोषीय संघवाद है, ये शब्द नाम नोट करना आपको। राजकोषीय संघवाद, ये कोई समय अवधि मत लिखना इनमें, हालांकि ये शुरू तो 2016 से हो गया, जब 17 से हो गया, जब से जीएसटी लागू किया। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम पता आपको, है ना। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई थी, करो देख, कमेंट करो देख, आप जुड़े हुए साथियों। जीएसटी के लिए हमने 101वां संविधान संशोधन किया था,
और 101वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2016। और इस संविधान संशोधन के तहत हमने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ये हमने इस संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था। और आपसे पूछे ना तो जीएसटी हमने लागू कब कर दी, तो लागू है 1 जुलाई 2017 से। मतलब समझना आपको, ये चीज तो एडिशनल जानकारी आप रख सकते हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, और 2017 में इसको 101वें संशोधन को हमने लागू कर दिया, और पूरे भारत में एक टैक्स जीएसटी लागू कर दी। हालांकि जीएसटी ने छोटे उद्योगों को तो काफी नुकसान पहुंचाया है, बड़े उद्योगों में तो क्या फर्क पड़ता है, जितने जीएसटी वसूल करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब तो केंद्र और राज्यों के लिए एक टैक्स, एक देश एक टैक्स की बात पर हम बात करें। अब इसमें क्या है, इसमें होता यह कि केंद्र और राज्यों का जो टैक्स होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, केंद्र और राज्य, तो केंद्र सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है। अब इस रूल्स के माध्यम से इन जो, जैसे मानो कि स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दो प्रकार की गवर्नमेंट है। अब स्टेट का भी टैक्स होता है, और जैसे मान लो कि पेट्रोल वर्तमान में आप लेते हो ना 105 रुपए का आता है, तो 105 रुपए में आपको 35 रुपए का तो पेट्रोल आता है, 35 रुपए उसमें स्टेट की टैक्स लगेगा और 35 रुपए उस पर केंद्र का टैक्स लगेगा, और इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए हो जाते हैं, यानी 35 रुपए का पेट्रोल आ रहा है, 35 रुपए केंद्र का टैक्स है, 35 ही राज्य का टैक्स होता है। दोनों सरकारें अपने हिसाब से कोई कम ज्यादा कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, वेट टैक्स इसमें होता है। अभी वर्तमान में जीएसटी लागू होने के बाद में ये जो 35 राज्य का और 35 केंद्र का टैक्स है ना, ये टैक्स किसके पास जमा होगा, केंद्र के पास जमा होगा। किसके पास होगा, केंद्र के पास जमा होगा। अब केंद्र अपने पास में जमा होने के बाद में फिर ये क्या करेगी, जिस राज्य का जितना टैक्स इकट्ठा हुआ है उस राज्य को वापस देना होता है। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया है कि राजकोष कौन सा भरा जा रहा है, केंद्र का भरा जा रहा है, राज्यों को इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा है। केंद्र फिर देगा ना राज्यों को, तभी मिलेगा। तभी आपने देखो ममता बनर्जी अक्सर आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार हमारे पैसे नहीं दे रहे, केंद्र सरकार हमारे यो बजट अटका लिया, वो पैसे अटका दिए। ठीक है, तो ये पैसे क्या होते हैं, नहीं देते हैं समय पर। तो जिसकी सरकार सेम गवर्नमेंट है तो दे देते हैं, और सेम गवर्नमेंट नहीं तो उनका अटका लेते हैं, और हम नारा देते हैं सहकारी संघवाद का। तो ये विचारधारा इसमें होती है। अब मेरे कहने का मतलब हो गया, इसका मतलब इतना ही होता है कि ये जो मान लो कि वित्त का आवंटन है वो किसके पास चला गया, केंद्र के पास चला गया, यानी वित्त का बंटवारा की शक्ति केंद्र सरकार के पास हो गई। ठीक है, ये राजकोष से संवाद है। वित्त का बंटवारा की शक्ति केंद्र सरकार के नियंत्रण में, जब चाहे बांटे जब चाहे रोके। तो ये विवाद राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने। अच्छा, एक और समझ लेना, छोटी सी जानकारी उसमें नंबर 7 पे हम बात करें तो हम ले लेंगे विषम संघवाद, एक शब्द होता है। इसमें भी आपको कोई तिथि वगैरह अंकित करने की जरूरत नहीं है। विषम संघवाद, और विषम संघवाद में क्या चीज आएगी, विषम संघवाद का मतलब होता है कि हमारे पास में 28 राज्य हैं, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए और कुछ राज्यों को विशेष अधिकार नहीं दिए गए। तो जिनको विशेष अधिकार दिए गए वो राज्य बाकी सामान्य राज्यों से क्या हो गए, विषम हो गए ना,
ये विशेष संघवाद है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कुछ राज्यों को विशेष अधिकार। अब जैसे मैं आपको लिखना है, जैसे एक तो मैं बात करूं आर्टिकल अनुच्छेद है 371 एक तो एक है 371 से ए से 371 जे तक, ए से लेकर जे तक विशेष राज्यों का उल्लेख है। एक जैसे मैं बात करूं अनुसूची, कौन सी, 5वीं व 6वीं, ये विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? अच्छा, 371 में क्या क्या चीज है, जैसे अनुच्छेद 371 में है जैसे आंध्र प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, ठीक है, सिक्किम है, इन राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए 371 के। जैसे जम्मू कश्मीर में था ना 370, इसी प्रकार इन राज्यों को विशेष अधिकार है। तो बाकी राज्यों से क्या है, केंद्र से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। अब जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, इनको नहीं है कोई विशेष अधिकार। और अभी लद्दाख को लेकर आप देख रहे हैं विशेष राज्य की श्रेणी की बात कर रहे हैं वो, इसी वजह से लद्दाख वाला विवाद चल रहा है। लद्दाख चाहता है कि हमें 5वीं 6ठी अनुसूची में कम से कम शामिल करें। ठीक है, मोस्टली विचार कर रहे हैं कि 6ठी अनुसूची में हमें शामिल करें ताकि हमें विशेष अधिकार। 5वीं अनुसूची में भारत के 10 राज्य हैं, ध्यान रखना। कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, 10 राज्य शामिल हैं। इनको विशेष अधिकार प्रदान किए गए। इन राज्यों को विशेष अधिकार का मतलब हो गया कुछ क्षेत्र शामिल है इनके, और 6ठी अनुसूची में 4 ही राज्य शामिल है। तो ये विशेष अधिकार यानी ये विषम संघवाद की बात में इसमें शामिल किया जाता है। एक चीज और नोट करोगे आप, तो हम अन्य पॉइंट में ले लेते हैं एक छोटी सी जानकारी कि संघवाद के क्या कारण है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कारण नोट कर लेना है इसमें। संघवाद के कारण क्या है? तो संघवाद में एक तो कारण आप नोट करोगे कि आपको याद हो तो 1967 में क्या हुआ था, छोटे दल आए थे, क्षेत्रीय दल आए थे, मौका मिला था उनको आने का। ठीक है, तो 1967 में क्षेत्रीय दलों का राजनीति में प्रवेश। क्षेत्रीय दल जैसे जैसे राजनीति में है, तो राजस्थान को आपको याद है 1967 में अपने यहां पर आपातकाल लगा था, 356 का प्रयोग हुआ था पहली बार। छोटे दल बहुत ज्यादा आ गए तो राजनीति समीकरण बिगाड़ दिया कांग्रेस का, जिनकी सरकार लगातार बहुमत में आ रही थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, समीकरण उकचुक कर दिया। 1977 में केंद्र में और राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी, मोरारजी देसाई के केंद्र में सरकार बनी थी। जनता पार्टी में क्षेत्रीय नेताओं का आना, क्षेत्रीय नेता, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो भाजपा कांग्रेस की सरकारें बनती आई है। इस बार देखना आप, इस बार पिछले मानो कि 15वीं विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी, वर्तमान की बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी 4 सीटें जीत रखी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगभग पश्चिम राजस्थान को पूरा प्रभावित करती है। और ये क्षेत्रीय दल है, ये राज्य दल है राजस्थान के। ये जैसे जैसे तो केंद्रीय या भारत में जो केंद्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, उनकी बजाय इनकी मजबूत होते हैं। ये इनके पास इतना फंड बजट नहीं होता, वरना ये राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है,
इतना पावर केंद्र के पास में, क्योंकि इनके पास में केंद्र में ईडीसी वगैरह भी नहीं है, केंद्र की सत्ता इनके अकॉर्डिंग कार्य करे जरूरी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, इस प्रकार से नेतृत्व करते हैं कि यहाँ की सरकार को मजबूर कर देते हैं अपनी योजनाएं नीतियां लागू करने के लिए, इस प्रकार की। तो ऐसे कारण है जिसकी वजह से संघवाद पैदा होता है, यानी केंद्र राज्य के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करता है, ये वजह है बहुत अच्छी। और 1977 में जनता पार्टी ने स्थानीय नेताओं को बहुत अच्छा मौका देकर आगे लाई थी। 1990-91 में देश में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का लागू होना। उसमें वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने देश में क्या कर दिया, देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन चीजों को क्या कर दिया, लागू कर दिया। और जैसे इन चीजों को लागू किया तो राज्य के पास में सत्ता क्या हो गई, राज्य थोड़े मजबूत होने लगे। इससे पहले सारे का सारा पावर किसके पास होता था, केंद्र के पास होता था। केंद्र हर प्रकार से अपने फैसले अपने तरीके से इसमें करता था। अब सत्ता किसके पास, यानी अब उदारीकरण लागू हो गया, निजीकरण हो गया। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी जैसे संस्थाओं का, सरकारी सिस्टम का निजी हाथों में देना। उदारीकरण जो नीतियां थी, कठोर नीतियों को थोड़ा सा सुलभ बनाना। और वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, और जोड़ते ही भारत में राज्य क्या हो गए, थोड़े मजबूत हो गए, इन चीजों से जुड़े। इस वजह से यहां पर इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा और हम बात करेंगे इसमें संस्थाएं कौन से काम करती है, कैसे काम करती है। जैसे नीति आयोग है, क्षेत्रीय परिषद है, कैसे काम करे, एकता परिषद है, ठीक है, एकात्मक संघात्मक लक्षण कैसे काम करेंगे, लेकिन वो हम चर्चा करेंगे। ये सारी बातें करने वाले हम अगली क्लास में, ठीक है। तो आज हमने बात की केंद्र राज्य संबंध की पहली क्लास में, और भी हम डिटेल से पढ़ेंगे शानदार बढ़िया तरीके से। और इसमें हमने साइमन कमीशन थोड़ी सी संघवाद पर चर्चा की थी। इनका विचार था कि ऐसा लेकर आए, और बटलर आयोग ने भी संघीय शासन का विचार दिया था। भारत शासन एक्ट 1935, उसमें फेडरल शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव में यूनियन संघवाद का शासन का विचार दिया गया था। आजादी के बाद केंद्र राज्य संबंध और सहकारी संघवाद, ठीक है, यानी सहकारी संघवाद 1952 से 67 तक, सहयोगी संघवाद 1967 से लेकर 1971 तक, एकात्मक संघवाद 71 से 77 तक रहा इंदिरा गांधी के टाइम पे, और फिर सौदेबाजी का आ गया था 90 से 2014 के मध्य। राज्य इसमें क्या हो रखे थे, राज्य मजबूत और राज्य मजबूत, केंद्र कमजोर थे, तो अपने सौदेबाजी से अपने बातें और अपनी नीतियों को मनवाते थे, ठीक है। फिर 2014 के बाद में प्रतिस्पर्धा की आती, जैसे नीति आयोग आता है, उसके बाद में रैंकिंग देना शुरू कर दिया। और 2014 के बाद में थोड़ा सा प्रभाव वापस 24 के बाद में सौदेबाजी का असर देखने को मिला। आपको याद हो तो नीतीश कुमार और चंद्रमोहन रायडू ये इस प्रकार का मानो की सौदेबाजी जरूर की उन्होंने, ठीक है। 24-25 वर्तमान तक बात करें, ठीक है। तो ये स्थिति इस समय देखने को मिले। विषम यानी कुछ राज्य को विशेष अधिकार देना, और एक राजकोषीय, राजकोषीय ने जीएसटी लागू होने के बाद में सारा का सारा फंड केंद्र के जमा होता है, केंद्र फिर वापस बांटता है राज्य को। तो पावरफुल कौन सा हो गया इसमें, राजकोषीय संघवाद की शुरुआत इस समय हुई थी। वर्तमान सरकार में राजकोषीय 2017 से शुरू है इसमें, ठीक है। ये बातें इसमें थी। और कोई आपके कमेंट, आपके जो मैसेज क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं लूंगा आपके विचारों को।